Good morning, students. So, in the time of lockdown, we'll be going through our steel design classes in online mode. So, हम लोग क्या फॉलो करेंगे कि आई विल प्रोवाइड सम लेक्चर ऑन स्मॉल टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक पे, ताकि वीडियो का साइज़ बड़ा ना हो, एंड फॉलोड बाय सम MCQ जो उस वीडियो से रिलेटेड होगा, एंड सम असाइनमेंट जो आपके CSVT एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे. सो फॉर असाइनमेंट ऑल्सो यू विल हैव सम रूब्रिक्स जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू ग्रेड दिस असाइनमेंट ऑन बेस्ड ऑन विच वी आर गोइंग टू एवेल्युएट योर टीचिंग असेसमेंट मार्क्स. तो ये MCQ और असाइनमेंट दोनों ही अब पढ़ने के लिए आपको ये वीडियो हेल्प करेगा. उसके बाद यू हैव टू अटेम्प्ट द क्विज एंड देन सबमिट द असाइनमेंट इन रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम ओनली. जो गूगल क्लासरूम होता है उसमें मैं आपको टाइम फ्रेम दूंगा, उसी टाइम फ्रेम में ही आपको करना पड़ेगा. सो विल इन डिपार्टमेंट मेक श्योर दैट कि आपको ज़्यादा बर्डन ना हो. ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही हम सारा मॉड्यूल डिज़ाइन करेंगे. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कम्युनिकेट मी थ्रू गूगल क्लासरूम ऑल्सो, and you have my number also, so you can WhatsApp me in this number, or we have the group for WhatsApp also. So मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वीडियो देखें, देन डिस्कस विद इन योर फ्रेंड्स एंड देन यू कम टू मी. और ग्रुप में मैसेज मत कीजिएगा, वो क्या होता है, बल्क हो जाता है. सो दिस विल बी दी होल मोड ड्यूरिंग दी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टेंशन मेंबर. सो एज वी नो, इससे पहले हमने क्लासेस में कनेक्शन डिज़ाइन वेल्ड और कनेक्शन डिज़ाइन बोल्ट ये दोनों पढ़ लिया है, और बेसिक्स ऑफ स्टील तो यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों कवर हो गए हैं. जैसा कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि यूनिट 2 सबसे बड़ा टॉपिक है. अब यूनिट 3 जो है वो बहुत ही स्मॉल और बहुत ही क्लियर टॉपिक है, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता दूं कि टेंशन मेंबर क्या होता है. व्हेन एनी मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्सेस, जैसा कि यहाँ पे ये एंगल, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा. इसमें ये एक गसेट प्लेट है जो बोल्ट के थ्रू, इन 4 बोल्ट्स के थ्रू एंगल से कनेक्टेड है. तो आई होप आपको पता होगा कि ये एक L शेप एंगल है जिसका एक एंड कनेक्टेड है. तो ऐसे सब्जेक्टेड मेंबर को हम लोग टेंशन मेंबर बोलते हैं. अब इसके डिज़ाइन के लिए बेसिकली हम एज ए इंजीनियर क्या करना चाहते हैं, हम डिज़ाइन करना चाहते हैं. तो डिज़ाइन अ टेंशन मेंबर, हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी स्ट्रेस इस टेंशन मेंबर में आए वो इसके स्ट्रेंथ से कम हो. ये पूरी फिलॉसफी है डिज़ाइन की. तो हम लोग यही पढ़ेंगे इस पूरे डिज़ाइन प्रोसेस में. तो बेसिकली टेंशन मेंबर होता क्या है और टेंशन मेंबर के डिज़ाइन में प्रॉब्लम क्या आती है. टेंशन मेंबर के डिज़ाइन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है रिड्यूस्ड एरिया की. बिकॉज ऑफ दिस होल आपका मेंबर का एरिया कम हो गया. अब यही सारा कैलकुलेशन आपको करना है थ्रू आउट द कोर्स टेंशन मेंबर के लिए कि वो नेट एरिया कितना होगा जो आपके टेंशन फोर्स को बियर कर रहा है. दैट्स इट. और ये कैलकुलेशन अगर आपने इजीली कर लिया तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. सो द रिड्यूस्ड एरिया एट A इज रिफर्ड टू एज ए नेट एरिया एंड द रिड्यूस्ड सेक्शन इज कॉल्ड द नेट सेक्शन एंड द अनरिड्यूस्ड एरिया एट B इज कॉल्ड एज ग्रॉस एरिया. तो ये 2 टर्मिनोलॉजी हैं, ग्रॉस एरिया and net area. So stresses in tension member are calculated on the basis of minimum cross sectional area available.
तो जो मिनिमम ऑब्वियसली जिसका एरिया कम होगा वहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द एरिया जहाँ पे सेम लोड के लिए ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा हो। क्लियर? तो बिफोर गोइंग इनटू मोर डिटेल हम लोग ये देख लेते हैं कि टेंशन मेंबर हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। जैसा कि आपको पता है टेंशन मेंबर हम लोग रूफ ट्रस में जो टाई मेंबर होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। रूफ ट्रस में ये जो यहाँ पे पर्लिन्स लगते हैं जिसका ये डिटेल डायग्राम है, तो ये पर्लिन होती हैं। इन पर्लिन को कनेक्ट करने वाले रॉड को सैग रॉड बोलते हैं, और ये सैग रॉड बेसिकली टेंशन मेंबर होता है। इसके अलावा ब्रेसिंग्स में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे हम लोग मेंबर को एज ए टेंशन मेंबर क्वालिफाई करते हैं। क्लियर? सो व्हाट आर दी क्रॉस सेक्शंस ऑफ द टेंशन मेंबर जो हम लोग को बेसिकली डे टू डे लाइफ में मिलेंगे। तो वन इज एंगल, चैनल, टी सेक्शन, आई सेक्शन, रॉड्स, केबल्स, पाइप्स, ट्यूब्स एंड सम बिल्ट अप सेक्शन। ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेक्शन हैं जो क्रॉस सेक्शन है जो जनरली यूज होते हैं एज ए टेंशन मेंबर। सो नाउ विल फोकस ऑन दी प्लेट्स व्हेन प्लेट्स आर सब्जेक्टेड टू टेंशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में कि आपको क्या करना होगा, पूरा कंसंट्रेशन वही रखना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया विच इज द नेट एरिया ऑफ द प्लेट विच इज बियरिंग द टेंशन, जो आपके टेंशन को बियर कर रहा है। सो बिहेवियर ऑफ प्लेट इन टेंशन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे दो मोड ऑफ फेलियर होते हैं जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक होता है यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि कहीं पे भी होल नहीं बना हुआ है, ये पूरा का पूरा प्लेट का एरिया, जो प्लेट है ये प्लेट कुछ ऐसा रहा होगा, तो ये पूरा एरिया आपके टेंशन फोर्स को बियर कर रहा है टेंशन स्ट्रेस के थ्रू। और इस समय जो स्ट्रेस लेवल हम जिस लेवल तक जाते हैं वो स्ट्रेस लेवल है यील्ड स्ट्रेस। इसीलिए इस मोड ऑफ फेलियर को हम लोग बोलते हैं यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ग्रॉस एरिया कौन से स्ट्रेस तक आपके फेलियर दिखाएगा, दैट इज द यील्ड पॉइंट तक। और दूसरा मोड ऑफ फेलियर होता है रप्चर ऑफ नेट एरिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रप्चर ऑफ नेट एरिया में हम लोग जो स्ट्रेस ले रहे हैं मटेरियल का वो कहाँ पे ले रहे हैं, अल्टीमेट में, और यील्डिंग में जो ले रहे हैं वो कहाँ पे ले रहे हैं, यील्ड में। ये ही दो बेसिक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है नेट एरिया, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, ग्रॉस एरिया। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली दो मोड ऑफ फेलियर होते हैं, वन इज रप्चर ऑफ नेट एरिया एंड अनदर इज यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ये दोनों कैलकुलेशंस आपको समझने हैं और इसी के थ्रू आपको एक प्लेट विच इज सब्जेक्टेड टू टेंशन का स्ट्रेंथ निकालना है। क्लियर? तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसा प्लेट है जिसके बीच में होल है और उस होल का डायमीटर d है, जो आपको यहाँ पे इस व्यू से दिख रहा होगा। तो ये उसका दूसरा व्यू है जिसमें आपको दिख रहा है कि होल का डाया इस क्रॉस सेक्शन पे ये डायग्राम बना हुआ है। तो इस होल का डाया d है, तो इतना एरिया गायब है। तो व्हाट इज द नेट एरिया? सो नेट एरिया विल बी इक्वल टू b माइनस डी इंटू टी। अदरवाइज क्या होता, अगर ये होल नहीं होता तो क्या होता, b इंटू टी, ये टोटल एरिया होता है जो ग्रॉस एरिया होता है। नाउ सपोज दो होल है तो ये दो होल क्या होंगे, b इंटू 2d। और सपोज n होल है तो ये क्या होंगे, b माइनस एन डी इंटू टी। सो दिस इज हाउ we will calculate the net area. Now suppose अब होल अभी तक हमने देखा कि वो अलाइन थे, अब अलाइन ना होके वो एक स्टैगर्ड पिच जो हमने पढ़ा था जिसमें वो एक ही लाइन में ना होके एक दूसरे की तरफ स्टैगर्ड होते हैं। तो स्टैगर्ड के टाइम पे जो हमको कैलकुलेशन करना है वो ये बात याद रखनी है कि सपोज ये होल यहाँ पे होता तो एरिया कितना होता, b माइनस 2d।
और सपोज ये क्रॉस सेक्शन ऐसा होता तो होता B माइनस डी। तो ना ही फेलियर सरफेस ऐसा है, ना ही फेलियर सरफेस ऐसा है जहां से दो होल से पास हो रहा है, तो ये इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है AN। इसलिए आपको AN कैलकुलेट करने के लिए कुछ और भी थ्योरीज यूज करनी पड़ेगी। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक फंडामेंटल चेंज ये हो जाता है कि जो ये वाला प्लेन था वो डायरेक्ट था, तो वो सीधे सीधे स्ट्रेस में सब्जेक्टेड था, यहाँ पे कोई भी शियर स्ट्रेस नहीं आ रहा था ना। क्योंकि ये प्लेन अब इंक्लाइन हो जाता है, तो जैसा कि आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन में नॉर्मल के साथ साथ इसमें शियर स्ट्रेस भी आ जाएगा। तो ये जो शियर स्ट्रेस है इसका ये आपके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। इसलिए आपका जो B-2D नेट एरिया है उससे बढ़कर कुछ होता है। तो वो कितना होता है, इसके लिए हमारे पास IS कोड है। IS कोड के क्लॉज नंबर 6.3.1 में ये मेंशन है कि ऐसे में AN कितना लेना होगा, B-ND। ये देखो ये B-ND तो टोटल डिडक्टेड हो गया, प्लस हम लोग कुछ क्वांटिटी कर रहे हैं जिसका वैल्यू है P² अपॉन 4G। P² अपॉन 4G। तो व्हाट इज P इज द पिच, G इज द गेज लेंथ। क्लियर? इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग निकालेंगे नेट एरिया व्हेन यूर सिस्टम इज स्टैगर्ड पिच। क्लियर? इसका एग्जांपल हम लोग करेंगे। टेंशन मेंबर के डिज़ाइन के लिए अकॉर्डिंग टू IS कोड यू हैव सम फॉर्मूला। तो आप लोग क्लॉज 6.1 में विथ योर IS कोड चले जाइए। आपको वहाँ पे मिलेगा द फैक्टर डिज़ाइन टेंशन T which should be less than design strength of the member. TD basically क्या है, TD is the lowest of design strength due to yielding of gross section, rupture of critical section and block shear। तो 3 मोड बताया गया IS कोड के द्वारा कि ये तीनों में से जो सबसे कम होगा उसमें ही आपका फेलियर होगा। तो कोई भी टेंशन मेंबर के क्वेश्चन में आपको 3 फेलियर कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ग्रॉस यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट सेक्शन एंड ब्लॉक शियर। ये तीनों के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन इन क्लॉज 6.2, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन एज गवर्न्ड बाय यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। design strength, design tension in gross yielding in gross section। तो एरिया ऑब्वियसली ग्रॉस लेंगे, स्ट्रेस ऑब्वियसली यील्ड वाला लेंगे, और ये सेफ्टी फैक्टर जिसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर टेबल नंबर 5 पेज 30, यील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेस ऑफ मटेरियल एंड ग्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? एंड सिमिलरली ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, रप्चर ऑफ नेट सेक्शन, तो इसमें एरिया हम लोग क्या लेंगे, नेट एरिया लेंगे, स्ट्रेंथ या स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग अल्टीमेट वाली लेंगे, और ये नेट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट लिमिट स्टेट। और ये 0.9 यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फैक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि वैसे भी हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, और इस पॉइंट के ऊपर जस्टिफिकेशन में या डिटर्मिनेशन ऑफ इस पॉइंट में हो सकता है कुछ एरर आ जाए या कुछ गड़बड़ी आ जाए, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम लोग ये 0.9 एज ए सेफ्टी फैक्टर यहाँ पे लेते हैं। द 0.9 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द above section as there is no reserve of strength of any kind beyond the ultimate strength. So this factor is based on statistical equation determined from the experimental result net section failure of the plate। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? तो 2 कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गई कि नेट रप्चर कैसे करेंगे, रप्चर और ग्रॉस यील्डिंग का कैसे करेंगे। क्लियर? नाउ दिस इज इट। अभी इस लेक्चर के लिए हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, इतने ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे वाली क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लॉक शियर।